स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके चैनल में सीरियस क्लासेस में। और यहाँ पर आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे आज हमारी जो क्लास है वो सीडीपी की चैप्टर 4 की क्लास है। चैप्टर 4 क्योंकि 3 चैप्टर ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो तीनों चैप्टर की अगर आपको वीडियोस देखनी है तो उसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप जाके एक बार जरूर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो इस चैप्टर की बात अगर हम करें तो इस चैप्टर में काफी चीजें हैं, लेकिन सारी चीजें पढ़ के कोई फायदा नहीं है। आप उन्हीं चीजों पे ज्यादा फोकस करिए जो कि एग्जाम के पर्पज से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर जितनी सारी चीजें मैंने लिखी हैं इतना ही काफी है। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन अगर आता है एग्जाम में सीटेट के तो वैसे इस चैप्टर से क्वेश्चन ज्यादातर नहीं पूछा जाता, मिनिमम एक क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है एग्जाम में, जो कि इसका जो भी टॉपिक मैंने लिखा है इसी के अंतर्गत ही घुमा फिरा के वो पूछ सकता है। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और उसको समझने की कोशिश करिएगा जो मैं बताऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद भी आएगा। अगर पसंद आएगा तो आपको पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोग कर दीजिएगा। बाकी कमेंट करके भी मुझे बताइएगा कि वीडियो आपको कैसे लगी। तो चलिए फिलहाल हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 4 समाजीकरण की प्रक्रिया। और समाजीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत क्या क्या चीजें टॉपिक है वो भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। सारी इसके चैप्टर में काफी सारी चीजें हैं, लेकिन सारा आपको इस कहानी पढ़ के कोई मतलब नहीं है। केवल उन सॉलिड चीजों पर फोकस करिए जो जिससे क्वेश्चन भी आता है, जो इस चैप्टर के हिसाब से काफी इम्पोर्टेंट भी है। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा है, बहुत ज्यादा कहानी पढ़ के कोई मतलब नहीं है। तो सारी चीजों को आप सुनिएगा, समझिएगा और जैसा होगा वो मुझे बताइएगा। मैंने कोशिश की है कि पूरे चैप्टर को एक ही वीडियो में कवर कर सकूं। चाहती तो मैं इसे 2 वीडियो में कवर कर सकती, लेकिन मुझे लगा एक चैप्टर में करती हूँ। तो अगर आपको किसी इस चैप्टर के अंतर्गत कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप बताइएगा, मैं उस टॉपिक के भले अलग से एक वीडियो बना दूंगी। तो फिलहाल चलिए हम देख लेते हैं इस चैप्टर में एक वर्ड है हमारा, ये शब्द है समाजीकरण। समाजीकरण क्या होता है? तो पहले आप सभी को पता है कि हर एक व्यक्ति कहीं न कहीं समाज का एक अंग होता है, यानी एक तरह का सामाजिक प्राणी होता है हर एक व्यक्ति। और ये सामाजिक प्राणी जो है वो कहीं न कहीं एक समाज के अंतर्गत रहता है, समाज से घिरा रहता है। और समाजीकरण वो माध्यम होता है जिसके अंतर्गत व्यक्ति जो है वो कई तरह के व्यवहारों को सीखता है कि हमको किस तरह से आचरण करना चाहिए, लोगों के समक्ष हमें कैसे रहना चाहिए, किस तरह से बात करनी चाहिए। यानी सामाजिक मूल्यों को सीखता है, वो मानवीय मूल्यों को सीखता है, अपने संस्कारों को सीखता है, अपनी संस्कृति को सीखता है। तो अगर हम इसको एक लाइन में समझना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि समाजीकरण वह माध्यम है जो हमें हमारे संस्कारों, हमारे धर्मों, हमारे संस्कृति, हमारी नैतिकता, हमारे मानवीय मूल्यों, हमारे नैतिक मूल्यों, हमारे आचरण आदि को हमें सीखने में मदद करता है या फिर इन चीजों को हमें सिखाता है। तो ये होता है समाजीकरण। ठीक है, अब बात करते हैं, हमने जान लिया कि समाजीकरण क्या है। आप सभी को पता है कि आप एक तरह के समाज में रहते हैं और ये समाज ही हमको कई तरह के व्यवहार सिखाता है। तो समाजीकरण वही माध्यम है जो हमें अलग अलग तरह के व्यवहारों को सीखने में मदद करता है या सिखाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कारक, यानी समाजीकरण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। ये इससे क्वेश्चन हो सकता है, पूछ सकता है क्वेश्चन, इसमें से पूछा भी है प्रीवियस ईयर में कि कौन सा कारक है जो कि समाजीकरण को प्रभावित करता है। तो समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारक मैंने 11 लिखे हैं जो कि आपके बुक पे है भी। तो यहाँ पे पहला है पालन पोषण। तो पालन पोषण किस तरह से मदद करता है, छोटी छोटी लाइनों में समझाऊंगी, आप समझते चलिएगा। बहुत इसमें कहानी किससे नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा डिटेल में जाना है। पालन पोषण का मतलब ये कि हम जब पैदा होते हैं तो हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे माता पिता जो है या फिर हमारे अभिभावक जो हैं, वो हमें क्या करते हैं, हमें अच्छे पालन पोषण देते हैं ताकि हम अच्छी चीजें सीख सकें, हमें अच्छी चीजें सिखाते हैं। यानी जिस तरह का हमको हमारे जीवन की शुरुआत में पालन पोषण हमारे माँ बाप देते हैं या हमारे अभिभावक देते हैं, वही हम सीखते हैं। अगर हमें अच्छे आचरण देते हैं तो हम समाज में भी एक अच्छे व्यक्ति बनकर उभरते हैं। तो कहीं न कहीं पालन पोषण भी समाजीकरण को प्रभावित करता है। अब बात आती है सहानुभूति की। सहानुभूति का मतलब क्या? जैसे जो सहानुभूति
समाजीकरण का मतलब होता है एक तरह का लगाव। जैसे हम अपने परिवार में रहते हैं तो हमारे परिवार वालों का हमारे प्रति सहानुभूति होता है, एक तरह का लगाव होता है, जो कि हमें ये बताता है कि ये हमारे अपने हैं। और अपनों और परायों के बीच कहीं न कहीं यही चीजें होती हैं जो हमें थोड़ा भेद करने को बताती हैं। यानी जब कोई हमारे लिए हमारी केयर करता है, हमारे लिए हमारी परवाह करता है, तो हमारे लिए सोचता है, तो वो सहानुभूति के अंतर्गत आता है। जब कोई भी व्यक्ति, ऐसा नहीं कि वो केवल हमारे घर वाले, जब कोई भी व्यक्ति हमारे साथ अच्छे से व्यवहार करता है, अच्छी आचरण का हमारे साथ दिखाता है, हमें प्यार करता है, हमारे लिए लगाव रखता है अपने दिल में, तो कहीं न कहीं वो हमें एक तरह का सहानुभूति दिखाता है, जो कि हमें ये महसूस कराता है कि ये व्यक्ति अच्छे हैं, ये हमारा भला सोचते हैं और हम उनके लिए भी अच्छी चीजें अपने माइंड में रखते हैं और अच्छी चीजें उनके लिए करते हैं। तो समाज में कहीं न कहीं सहानुभूति का भी बहुत बड़ा एक तरह का भागीदारी होता है। तो ठीक है, अब बात करते हैं सामाजिक शिक्षण। सामाजिक शिक्षण का मतलब जैसे जीवन की आधारशिला जो होती है हमारे बचपन से ही शुरू हो जाती है कि हमें किस तरह से रहना है। तो अगर हम बात करें बच्चों की, तो स्टार्टिंग में क्या होता है, हम अपने परिवार में रहते हैं तो हमारे माता पिता हो, चाहे हमारे भाई बहन हो, चाहे हमारे घर के कोई और भी मेंबर हो, हम उन्हें ही देखकर या उनसे ही कुछ चीजें सीखते रहते हैं। तो जो सामाजिक शिक्षण का जो स्टार्टिंग होता है वो हमारे घर से ही होता है। हम अपने भाई बहनों, अपने पेरेंट्स को देखकर ही अच्छी चीजें और बुरी चीजें सीख सकते हैं। और समाज में रहना है तो हमें अच्छी चीजों को ही लेकर चलना पड़ेगा और कहीं न कहीं इसकी शुरुआत हमें सामाजिक शिक्षण के अंतर्गत ही मिलती है। यानी जो सामाजिक शिक्षण की आधारशिला है वो हमारे घर से ही शुरू होती है। अब बात आती है पुरस्कार एवं दंड की। तो पुरस्कार एवं दंड का मतलब कोई भी व्यक्ति जो अगर बच्चे की बात करें तो हम क्या करते हैं, अगर कोई बच्चा कोई अच्छा काम करता है, अगर हम उसे पुरस्कार देते हैं कि नहीं तुमने ये बहुत अच्छा काम किया है, तो बच्चे का भी मनोबल होता है कि हम और अच्छा काम करेंगे। और अगर कुछ वो गलतियां कर रहा है तो उसे दंड दे, ताकि बच्चे को ये बता सके कि तुमने जो किया है वो गलत है, तुम्हें इसके लिए दंड मिल रहा है और तुम्हें ये चीज आगे नहीं करनी है। तो पुरस्कार और दंड भी बच्चे को कहीं न कहीं सामाजिक मूल्यों को सिखाने में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, अब बात आती है वंशानुक्रम। मतलब अनुवंशिकता जो है, यानी जब हमारे एक पीढ़ी से हमारे दूसरी पीढ़ी में जब कोई भी चीजें ट्रांसफर होती हैं, चाहे वो हमारे शारीरिक संरचना हो, चाहे कुछ व्यवहार भी होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं। तो वंशानुक्रम में अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा सीधा साधा है, उसके बच्चे भी अगर सीधे साधे हैं, तो कहीं ना कहीं वो उसके पेरेंट्स से ही उसमें वो चीजें गई हैं और जो बच्चा है वो समाज में रहने योग्य है, वो अच्छी चीजें सीखा हुआ है, वो अपने पेरेंट्स के थ्रू ही सीखा, अनुवंशिकता के थ्रू ही सीखा, लेकिन वो अच्छी चीजें सीखा, सामाजिक मूल्यों को सीखा और समाज में रहने के योग्य बना। तो वंशानुक्रम भी कहीं न कहीं जो हमारे सामाजिकरण को बहुत ज्यादा प्रभावित कर सकता है। अब बात आती है परिवार। परिवार का मतलब हमारे वही सारे हमारे जो भी हमारे घर के मेंबर हैं, मम्मी पापा, भाई बहन, चाचा चाची, दादा दादी, जो भी आपके घर में रहते हैं। ठीक है, तो परिवार की भूमिका भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है बच्चों को सामाजिकरण के अंतर्गत कुछ अच्छा सिखाने में। अगर घर वाले, क्योंकि हम शुरुआत तो ऐसा नहीं है कि हमें किसी ऐसी जगह विद्यालय भेज दिया जाए या ऐसी जगह भेज दिया जाए जो कि हमें अच्छी चीजें सिखाएंगे। स्टार्टिंग हम कहाँ से करते हैं? स्टार्टिंग हम घर से करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कोशिश करना चाहिए अपने पेरेंट्स, माता पिता को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो घर में भी ऐसी चीजें करे, अच्छी चीजें करे, ताकि उनका बच्चा भी उन्हें देखता है जब तो वो भी अच्छी चीजें ग्रहण करता है। तो सामाजिकरण में एक परिवार जो है वो बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जिस तरह परिवार के लोगों का व्यवहार बच्चों के समक्ष रहेगा, वो जिस तरह का माहौल अपने घर में देखेगा वो उसी के अनुरूप ही सीखेगा, और जब वो सीखेगा उस समाज में जब आएगा तो उसी तरह की वो प्रतिक्रिया भी करेगा। आप अगर देखो, अगर छोटा बच्चा जो घर में है, अगर उसके माँ बाप ये बताएं कि नहीं बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, बड़ों का पैर छूना चाहिए, तो वो बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा भी होता है, जब वो समाज के और हिस्सों में जाता है और लोगों से मिलता है परिवार के अलावा, तो अगर वह वहां पर भी अगर बड़े लोगों की इज्जत करता है, उनसे अच्छे से बात करता है, उनको रिस्पेक्ट देता है, तो कहीं न कहीं वो अच्छी चीजों को सीख रहा है, वो समाज के कुछ अच्छी चीजों को सीख रहा है सामाजिकरण में। तो यही चीज कहा जाता है कि परिवार की बहुत बड़ी भूमिका होती है सामाजिकरण को निभाने में, सामाजिकरण के अंतर्गत चीजों को बच्चों के समक्ष रखने में।
तो ये भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अब बात करते हैं पड़ोस की। पड़ोसी जो हमारे होते हैं, अगर हम अपने परिवार की बात छोड़ दें तो हमारे आस पास जो लोग हैं वो हमारे पड़ोसी हैं। परिवार से तो हम सीखते ही हैं, लेकिन आस पड़ोस में जो हमारे होता है कहीं न कहीं उसका भी प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। अगर हमारे आसपास के लोग सब हैं, अच्छे हैं, तो वो उनको देखकर भी हमारे अंदर अच्छी चीजें ही डेवलप होती हैं। हम समाजीकरण के तहत अच्छी चीजें ही सीखते हैं। तो पड़ोस भी कहीं न कहीं हमारे समाजीकरण को प्रभावित करता है। फिर आता है स्कूल। अब बात करते हैं स्कूल की। तो स्कूल जो है, स्कूल में जब हम जाते हैं तो हमको हमारे अध्यापक होते हैं, वहाँ पे हमारे क्लासमेट होते हैं, जो मित्र होते हैं या फिर जो भी लोग, तो कहीं न कहीं ये लोग हमें अच्छी चीजों को ग्रहण करने में हमारी मदद करते हैं। हमको अच्छे आचरण हमारे स्कूल सिखाता है। परिवार के बाद स्कूल ही वो माध्यम है जो कि हमको चीजों को, अच्छी चीजों को सिखाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। यानी स्कूल भी क्या है, बहुत बड़ी भूमिका निभाता है समाजीकरण की प्रक्रिया में। अब बात करते हैं साथी। साथी यानी हमारे मित्र। तो जब हम स्कूल में रहते हैं या फिर स्कूल के बाद जब हम स्कूल में नए नए फ्रेंड बनाते हैं, तो वो, क्योंकि जो इंसान है, व्यक्ति है, वो किसी भी जाति का हो सकता है, किसी भी धर्म का, और वो आपको पता है कि भारत तो वैसे भी काफी जाति और धर्मों से घिरा हुआ है। तो कहीं न कहीं जो बच्चा है वो जब अपने क्लास में रहता है, नए नए मित्र बनाता है, तो वो धर्म जाति से परे उठ के केवल एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छा साथी ढूंढता है। तो कहीं न कहीं ये चीजें भी, मित्र जो है वो भी अगर बच्चे के साथ अच्छे हैं तो बच्चे के अंदर भी काफी अच्छी चीजें डेवलप होती हैं। यानी वो समाज के एक अलग पहलू से जुड़ता है, जहाँ पे वो धर्म जाति से ऊपर उठ के केवल एक अच्छे साथी की तलाश करता है, एक अच्छे व्यक्ति के साथ वो रहता है, और समाजीकरण में उसका बहुत बड़ा हाथ होता है। यानी साथी भी हमको कहीं न कहीं समाजीकरण की प्रक्रिया को काफी ज्यादा प्रभावित करते हैं। समुदाय यानी हमारा समाज। जब बच्चा समाज यानी परिवार, स्कूल, इन सब से हटके जब सामाजिक लोगों के बीच बैठता है, तो वहां पर भी वो काफी सारी चीजें सीखता हो सकता है। संस्कृति के बारे में सीखे, धर्मों के बारे में सीखे, नैतिक मूल्यों के बारे में सीखे। तो ये समाज भी हमको काफी चीजें सिखाने में, यानी सामाजिक लोग जो हैं हमारे परिवार, स्कूल के अलावा, जो अगर हम किसी और एक सामाजिक लोगों के साथ बैठे हैं, तो अगर वहां से भी अगर हमको कुछ सीखने को मिलता है तो हम वहां से भी चीजों को ग्रहण करते हैं। तो समुदाय भी क्या है, समाजीकरण को प्रभावित करने में कहीं न कहीं भूमिका निभाता है। और लास्ट में आता है क्या, धर्म। सबको पता है कई व्यक्ति जो है अलग अलग धर्मों का है, ठीक है, और धर्मों में अलग अलग चीजें भी हैं। हर धर्म की अपनी अलग पहचान है, अलग संस्कृति है, अलग कल्चर है। लेकिन हर धर्म की संस्कृति, हर धर्म का कल्चर कहीं न कहीं हमको अच्छी चीजें सिखाता है। कोई धर्म गलत चीजें नहीं सिखाता है। अगर कुछ गलत है तो वो उस व्यक्ति की पर्सनल सोच होती है, क्योंकि कोई भी धर्म हमें कभी भी गलत नहीं सिखाता है। धर्म हमें हमेशा बड़ों की इज्जत करना, छोटों का सम्मान करना, छोटों की इज्जत करना, बड़ों की इज्जत करना, अपने आप को एक अच्छा काबिल इंसान बनाना, अच्छी सोच रखना, ये सारी चीजें सिखाता है। तो धर्म भी एक सामाजिकरण में कहीं न कहीं भूमिका निभाता है। व्यक्ति को एक ऐसा इंसान बनाता है जो एक बेहतर हो और समाज में रहने लायक बने, और उसके अलावा वो सामाजिक और लोगों से जब जुड़े तो उसे भी अच्छी चीजें समाज में रह के उनको भी सिखाए। तो धर्म की भी जो भूमिका है वो भी कहीं न कहीं काफी ज्यादा प्रभावी रहती है। तो ये सारे जो थे वो हमारे कारक थे जो कि सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। इसमें कुछ कहानी किस्से नहीं है, क्वेश्चन आपको कुछ हो सकता है पूछ दे, 4 ऑप्शन दे दे कि इसमें कौन सा है जो सामाजिकरण को प्रभावित करता है, यानी प्रभावित करने वाला कारक है, तो आपको पता होना चाहिए, बाकी आप कर लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं प्रकार की, यानी सामाजिकरण के प्रकार क्या है। तो सामाजिकरण के 2 प्रकार है, एक है प्राथमिक, दूसरा है द्वितीयक। प्राथमिक समाजीकरण और द्वितीयक समाजीकरण। तो प्राथमिक जो समाजीकरण है उसमें यानी प्राथमिक समाजीकरण के अंदर जो है वो ये है कि बच्चे को, यानी जब बच्चे को भविष्य के लिए उसके समाजीकरण की एक आधारशिला रखी जाती है, वो आता है इस प्राथमिक समाजीकरण के अंतर्गत। यानी इसमें क्या करते हैं, हम बच्चे को समाजीकरण यानी समाज में रहने के लिए हम एक आधारशिला प्रदान करते हैं, यानी वहां से उसकी शुरुआत की जाती है बच्चे को एक अच्छा सामाजिक प्राणी बनाने के लिए। और इसी प्राथमिक समाजीकरण के अंतर्गत व्यक्ति अपने शिक्षा, संस्कृति, मूल्यों, अभिवृत्तियों का विकास करता है। यानी इसी के अंतर्गत जो बच्चा है वो कहीं न कहीं समाजीकरण को सीखने के लिए अपनी कदम रखता है, समाजीकरण की
चीजों को सीखने के लिए अपना पहला जो है वो अपना आधारशिला रखता है, और इसके अंतर्गत वो इन सारी चीजों को सीखने का विकास करता है। इन्हीं चीजों का विकास प्राथमिक समाजीकरण के अंतर्गत होता है। यानी बच्चा जब छोटा रहता है, छोटे से वो बड़ा होता है, तो स्टार्टिंग जो स्टेज होती है उसमें चाहे पेरेंट्स उसे सिखाएं, चाहे उसके भाई बहन उसे सिखाएं, तो उसमें क्या होता है, उसमें हमारा जो परिवार और जो हमारे मित्र होते हैं, जो हमारा परिवार और जो हमारे मित्र होते हैं वो कहीं न कहीं प्राथमिक सामाजिकरण के अभिकर्ता होते हैं। यानी यही दोनों जो है वो बहुत ज्यादा प्रभावी होते हैं प्राथमिक समाजीकरण में। और परिवार के अंतर्गत ही, परिवार ही हमको सबसे पहले यही कहते हैं लोग कि बच्चे की जो पहली टीचर होती है वो उसकी खुद की माँ होती है। तो कहीं न कहीं शिक्षा जो है वो कहीं न कहीं हमको बचपन से ही मतलब शुरुआत हो जाती है शिक्षा लेने की। और संस्कृति का मतलब ये कि हम जब हमारे पेरेंट्स हमें बताते हैं कि बेटा बड़ों की इज्जत करो, छोटों का सम्मान करो, अपने भाई बहनों को प्यार करो, उनकी रिस्पेक्ट करो, उनकी बात मानो, तो कहीं न कहीं कल्चर हमको सीखने को मिलता है बचपन में हमारे पेरेंट्स से, हमारे परिवार के थ्रू। हमारे मूल्यों को कि हमें किस तरह का बच्चा होना चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें चोरी नहीं करना चाहिए, अभिवृत्तियों, इन सब सारी चीजों का क्या होता है, विकास होता है प्राथमिक समाजीकरण के अंतर्गत। ठीक है, अब बात आती है, ये तो मैंने बता दिया कि परिवार और मित्र जो है वो प्राथमिक समाजीकरण के अभिकर्ता है। अब बात आती है द्वितीयक समाजीकरण। तो इसमें जो बच्चा है वो काफी चीजें अपने प्राथमिक समाजीकरण के अंतर्गत सीख चुका होता है और परिवार और मित्रों के अंतर्गत ही वो घिरा रहता है। द्वितीयक समाजीकरण में क्या होता है, वो सामुदायिक तरीके से सीखने के व्यवहार को अपनाने का विकास करता है। यानी वो व्यापक रूप से किसी नई चीजों को सीखता है, नैतिक मूल्यों को सीखता है, व्यवहारिक मूल्यों को सीखता है, नैतिकता को सीखता है, मानवीय मूल्यों को सीखता है, और सामुदायिक तरीकों से वो घिरा रहता है। और सामुदायिक तरीके में जो अभिकर्ता एक तरह से होंगे, जो प्रभावित करते हैं द्वितीयक समाजीकरण को, वो होता है विद्यालय, खेल का मैदान, हमारे पड़ोसी। परिवार और मित्रों के बाद यही लोग हैं जो कि द्वितीयक समाजीकरण के अंतर्गत बच्चे को प्रभावित करते हैं। तो द्वितीयक समाजीकरण के अंतर्गत बस यही था। पूछ सकता है इसमें कि प्राथमिक समाजीकरण का अभिकर्ता कौन है, ये दे दे आपको, ये और ये और ये, ठीक है, 4 ऑप्शन दे दे, पूछिए कौन है, तो आपको पता होना चाहिए कि परिवार प्राथमिक समाजीकरण के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपने लास्ट कंटेंट की, जो है समाजीकरण की अवस्थाएं। तो समाजीकरण की अवस्थाओं में यहाँ पे 4 अवस्थाएं हैं, शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था। ठीक है, समाजीकरण के अंतर्गत यही 4 अवस्थाओं में बांटा गया है। अब बाकी अब शैशवावस्था के अंतर्गत क्या क्या, अब मैंने यहाँ पे चारों के अंतर्गत कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, वो ये इसलिए कि आप नोट्स अगर बना रहे तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आप लिखते चलो, क्योंकि मैं बोलूंगी तो है ही, लेकिन आपको लिखने में भी हो सकता है प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने ऑलरेडी उसको लिखा हुआ है। यानी इस अवस्था की मुख्य पहचान क्या क्या है ये देखते हैं। तो शैशवावस्था ये जन्म से ही आरंभ होती है, सबको पता है। शैशवावस्था नहीं, बच्चों जब हम जन्म लेते हैं उसके बाद की अवस्था जो है, तो जन्म से प्रारंभ होती है शैशवावस्था। इसके अलावा इसके अंदर क्या क्या प्रवृत्ति होती है, किन किन चीजों का विकास होता है, क्या क्या पहचान है इस अवस्था की। तो अनुकरण की प्रवृत्ति, आप अगर देखो तो बच्चे के सामने अगर आप कुछ करो, तो छोटे अगर बच्चे हैं, आप उनके साथ कुछ भी अगर खेलने के बॉल फेंको तो वो भी बॉल फेंकेंगे। ठीक है, तो अनुकरण की प्रवृत्ति, यानी जैसा आप करेंगे वैसा बच्चे करने लगते हैं। तो अनुकरण की प्रवृत्ति का विकास इस अवस्था में होता है। इसके अलावा भाषा व अनेक प्रकार के व्यवहार का विकास हो सकता है। ठीक है, भाषा का मतलब जरूरी नहीं कि ये भाषा का मतलब यहाँ पे जो लैंग्वेज वाली है वही, कुछ साइलेंट जो भाषाएं होती हैं, जैसे अगर माँ जो होती है बच्चे की भाषाओं को किस तरह समझती है, जबकि बच्चे बोल नहीं पाते, लेकिन कुछ उनकी एक्टिविटी जो होती है, एक माँ और बच्चे के बीच एक एक्टिविटी के थ्रू बात होती है, कुछ साइलेंट बात होती है जो कि आप केवल फेस एक्सप्रेशन से बात होती है। तो कहीं न कहीं वो एक साइलेंट भाषा होती है। तो एक भाषा और अनेक प्रकार के व्यवहार का भी विकास होता है। जब थोड़ा थोड़ा बच्चा बड़ा होता है, जब वो कुछ बोलना सीखता है तो तोतली भाषा में ही बोलता है, तभी माँ अपने बच्चे की भाषा समझ जाती है। माँ उसे बताती है इस तरह बोलो, माँ पापा इस तरह बोलना वो सिखाती है। तो बच्चे भी क्या करते हैं, छोटे बच्चे भी उसको बोलने की कोशिश करते हैं, तो भाषा का भी विकास हो जाता है। अब वैसे शैशवावस्था जो होती है वो 0 से 2 वर्ष की होती है। ठीक है, 0 से 2 वर्ष की जो होती है, इसके अंतर्गत बच्चा थोड़ा बहुत कुछ वर्ड सीख जाता है, थोड़ा बहुत बोलना भी सीख जाता है, तोतली भाषा में लाइनें भी बोलना सीख जाता है, समझने लगता है चीजों को। ठीक है, अनेक प्रकार के व्यवहार भी करने लगता है, जैसे
कोई एक्टिविटी करने लगता है, खेल रहे हो आप, कुछ तरह की एक्टिविटी कर रहे हो तो उसको अनुकरण करके भी वो खुद भी करने लगता है। तो अनेक प्रकार के व्यवहार भी कहीं ना कहीं बच्चे में विकसित हो जाते हैं। और बच्चा जो होता है वो पूरी तरह अपने माता पिता पर ही निर्भर होता है। इस टाइम बच्चे का लगाव अपने माता पिता से बहुत ज्यादा होता है और माता पिता पर ही वो पूरी तरह निर्भर रहता है। तो इस अवस्था के अंतर्गत यही सारे पॉइंट थे। ठीक है, अब बात करते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था की। तो इस अवस्था के अंतर्गत क्या क्या चीजों का विकास होता है, क्या क्या इसकी पहचान है। ठीक है, जैसे इसमें जो पहला है आक्रामकता एवं नाराज होने की प्रवृत्ति। यानी जो बच्चा है वो क्या करता है, उसमें बहुत ज्यादा आक्रामक और नेचर आ जाता है, नाराज हो जाता है, रूठ जाता है कि नहीं बच्चा आपको ये, आप वो बोलता है मुझे ये चाहिए, तो माँ बाप अगर बोल दे कि नहीं ये नहीं दिलाएंगे तो वो लेट जाता है, रोने लगता है, नाराज हो जाता है। तो ये प्रवृत्ति भी आपने देखी होगी बच्चों में। तो ये अवस्था के अंतर्गत एक ये वाला नेचर पाया जाता है बच्चों में। दूसरा है वो निर्देशों को इनकार करने लगता है, बेटा आप ये करो, नहीं हम नहीं करेंगे, हमको नहीं करना, ये खा लो नहीं खाना। तो ये नाराज निर्देशों को इनकार करने की प्रवृत्ति का भी इसमें विकास होता है। इसके अलावा बच्चा थोड़ा सहानुभूति व सहयोग भावना का विकास करता है कि बेटा ये कर दो, वो कर देता है। छोटा बच्चा जो रहता है, बेटा आप ये कर दो, वो कर देगा, पानी लेके आओ, हो सकता है वो ला दे। लगाव हो जाता है अपने परिवार वालों से, अपने आसपास जो हमारे घर वाले हैं, परिवार के लोग हैं। तो सहानुभूति भी एक तरह का हो जाता है और सहयोग भावना का भी विकास होता है। इसके अलावा बच्चा बहुत जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है। आप ये क्यों कर रहे हो, आप वहाँ क्यों जा रहे हो, पापा ये कैसे होता है, मम्मी ये कैसे होता है, ये क्यों हो रहा है, काफी सारे क्वेश्चन उसके माइंड में चलते रहते हैं। तो जिज्ञासु प्रवृत्ति भी इस अवस्था के अंतर्गत देखने को मिलता है। ठीक है, ये था प्रारंभिक बाल्यावस्था। अब बात करते हैं उत्तर बाल्यावस्था की। तो इसके क्या क्या पहचान है, इसके अंतर्गत क्या क्या एक्टिविटी होती है, क्या क्या बच्चों के अंतर्गत देखने को मिलता है। एक है दूसरों के विचार और सुझाव को स्वीकार करने की प्रवृत्ति। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, अगर दूसरे उससे बता रहे हैं कि बेटा आपको इस तरह, जैसे विद्यालय, क्योंकि इस अवस्था में क्या है विद्यालय उसमें जुड़ जाता है, तो अध्यापक अगर बोलता है कि आपको इस तरह से करना चाहिए, आपको ये करके आना है, तो वो उनके विचारों को, उनके सुझाव को क्या करता है, स्वीकार करता है। तो ये प्रवृत्ति भी उन लोगों में देखने को मिलती है। सहानुभूति और प्रतियोगिता की भावना। सहानुभूति तो होता ही है, अपने मित्रों के साथ हो जाता है, जब आप स्कूल में तो आपके दोस्त बन जाते हैं तो उनके साथ थोड़ा लगाव हो जाता है, अपने अध्यापकों के साथ लगाव हो जाता है। तो सहानुभूति की भावना का तो विकास होता ही है, साथ में प्रतियोगिता की भावना आ जाती है कि हम क्लास में हम तेज हैं, हम खेल में हम सबसे आगे हैं, तो नहीं हम तुमसे ज्यादा आगे हैं। तो यानी प्रतियोगिता हो जाती है, यानी प्रतियोगिता की जो भावना है वो भी इस अवस्था में आपको देखने को मिलती है। तो सहानुभूति और प्रतियोगिता की भावना का भी विकास इस अवस्था में देखने को मिलता है। तीसरा है दायित्व व जवाबदेही का विकास। कोई आपको कुछ बोल दिया, तुरंत क्या कर दिया, उसका जवाब दे दिए। घर पे भी अगर आपको कुछ बोल देता है तो उसका भी तुरंत पलट के जवाब देना, तो जवाबदेही का भी विकास होता है। ये बच्चों के लक्षण है जो कि हर अवस्था में अलग अलग है। इसके अलावा दायित्व, जैसे आपको बोल दिया नहीं आपको ये काम करके आना है, तो उस चीज का आप दायित्व लेते हो कि नहीं हमको ये करके आना है। ठीक है, इसके अलावा पक्षपात और भेदभाव की प्रवृत्ति का भी विकास होता है। पक्षपात का भी विकास होता नहीं है, मेरा दोस्त है हम इसको ज्यादा माने, तो मेरे पास मत बैठो। क्लास में करते हैं हम लोग, बच्चे दो अगर लड़के हैं या 2 लड़कियां हैं अगर पढ़ रही हैं तो ये मेरे पास बैठेगी तुम नहीं बैठोगी, तो ये पक्षपात ही हो गया। भेदभाव भी होने लगा, नहीं ये मेरी अच्छी दोस्त है तो ये मैं इसके पास तुम इसके पास नहीं बैठोगी। तो ये वाला भावना भी कहीं न कहीं उत्तर बाल्यावस्था में देखने को मिलता है। तो ये था इस बाल्यावस्था के अंतर्गत की क्या क्या पहचान है, तो वो भी मैंने यहाँ पे रखा। अब लास्ट आते हैं किशोरावस्था। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये इससे क्वेश्चन पूछ चुका है एग्जाम में और पूछ भी सकता है आने वाले एग्जामों में। तो जो किशोरावस्था होती है वो एक तरह की जटिल और गहन अवस्था होती है, किसकी, सामाजिकरण की। ठीक है, तो सामाजिकरण की जटिल और गहन अवस्था को हम लोग बोलते हैं किशोरावस्था। ये क्वेश्चन पूछ चुका है और ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, अब इसके अलावा सामाजिक सूझबूझ का भी विकास हो जाता है कि नहीं हमको इस तरह से नहीं करना चाहिए, हमको समाज में इससे रहना चाहिए, समाज में उस तरह रहना चाहिए। ठीक है, इन सब जो सूझबूझ का भी विकास कहने के बच्चों में हो जाता है। और मित्रों व समूहों के साथ समायोजन। अगर किशोरावस्था की बात की जाए तो बच्चे इसमें ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। एक तरह का ग्रुप बन जाता है, चाहे लड़कों का चाहे लड़कियों का हो, एक तरह का ग्रुप बन जाता है। उस ग्रुप में बच्चे तल्लीन हो जाते हैं, मगन हो जाते हैं उस ग्रुप में। तो मित्रों व समूह का भी समायोजन, इसका विकास जो है इस अवस्था में देखने को मिला था। और सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन भी देखने को मिलता है
ठीक है। तो ये कि किस तरह से हमको समाज में रहना है, किस तरह का सामाजिक व्यवहार करना है, तो हो सकता है उसमें कुछ चेंजेस भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत जटिल अवस्था मानी जाती है। इसमें बच्चे के थॉट्स बहुत तेजी से चेंज भी हो सकते हैं। जिस तरह के आसपास उसे माहौल मिलता है वो उसी पर ढल भी जाता है। और अगला पॉइंट है कि जो आत्मविश्वास मजबूत होता है, यानी बच्चा इसमें ठान लेता है नहीं मुझे ये बनना है तो मुझे इसके लिए ये चीज करना पड़ेगा, तो आत्मविश्वास जो है वो भी मजबूत होता है। और विषम लिंग के प्रति आकर्षण का भाव, यानी लड़कों का लड़कियों के प्रति आकर्षण, लड़कियों का लड़कों के प्रति आकर्षण, ये भी देखने को मिल रहा है इस अवस्था में। तो ये कुछ इसकी पहचान थी इस अवस्था की। तो कुछ यही सारी चीजें थी इस चैप्टर में जो कि इम्पोर्टेंट थी, मुझे मेरे हिसाब से इतने इम्पोर्टेंट लगे इसलिए मैंने इसको रखा। एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश की है, वीडियो थोड़ी लेंथी बन गई, उसके लिए पहले मैं सॉरी बोल देती हूँ। समझाना भी था इसलिए वीडियो थोड़ा सा बड़ा बन गया, बट आप लोग इसको देखिएगा, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद भी आएगा। इसको नोट भी कर लीजिएगा, आपको बहुत ज्यादा फायदेमंद है ये वीडियो। तो अभी के लिए बस इतना ही था। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट करके भी बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके जाइएगा, और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद।